हेलो रीडर्स, आपका स्वागत है डी के नॉवल वर्ल्ड चैनल में। यहाँ आपको डेली नॉवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरी स्टोरी को देखते हैं और आप सभी इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि आप मेरी स्टोरी को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसे समझकर अपनी गलती को सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरी स्टोरी को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 72 टर्की लोगों की पार्टी। शौर्य अस्पताल में वीरेंद्र को सबक सिखाकर वहां से सीधा कशिश के पास पहुंचा। आज कशिश भी पार्टी के लिए आज धजकर रेडी हो चुकी थी। शौर्य कशिश को लेकर सीधा वेन्यू में पहुंचा। आज ये पार्टी शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में रखी गई थी। इस होटल की सर्विस वर्ल्ड क्लास थी। शौर्य ने अपनी बुगाती को गेट के सामने रोका और उतरकर अपनी चाबी वहां खड़े होटल के स्टाफ की ओर उछाल दी। उसके बाद शौर्य वेन्यू में चला गया। अंदर चमचमाती हुई लाइट्स हर तरफ फैली हुई थी। इस उजाले में हर इंसान चमक रहा था। हर कोई आज धजकर आज आया हुआ था। तभी शौर्य ने देखा कि कुछ आदमियों के झुंड ने 2 लड़कियों को घेर रखा था। शौर्य तुरंत उस तरफ गया तो उसने देखा कि माया और आर्या को इन लोगों ने घेर कर रखा हुआ था और हर कोई उन्हें हवस की नजरों से देख रहा। ये देखकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उन सबको धक्का देकर उन दोनों के पास पहुंच गया और उन दोनों को कमर से पकड़कर बगल में ले जाने लगा। तभी एक आदमी शौर्य को रोकते हुए बोला, ए लड़के, तुझे पता नहीं हम लोग इन लड़कियों से बात कर रहे हैं और तुम उन्हें ऐसे ही ले जा रहे हो? तुम्हें मैनर्स वगैरह कुछ मालूम है? शौर्य ने उस आदमी की आंखों में देखा और अपनी मेंटल पावर का एक झटका उस आदमी को मार दिया। शौर्य के ऐसा करते ही उस आदमी की आंखें सफेद हो गई और वह नीचे गिर गया। शौर्य ने उस गिरे हुए आदमी को नजरअंदाज किया और वैसे ही आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ उस आदमी के गिरते ही उसके साथ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया। वे तुरंत उसे उठाने चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वह आदमी पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। वे लोग उस आदमी को लेकर वहां से निकल गए और शौर्य को उन्होंने इग्नोर कर दिया। शौर्य आर्या और माया लेकर एक बगल आ गया और चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम दोनों अपने दिमाग से पैदल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो ठरकी लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? ऐसे लोगों से हंसकर बात नहीं करते, उन्हें सीधा थप्पड़ जड़े जाते हैं। ये बात सुनकर आर्या एकदम से सहम गई। माया ने भी अपना मुंह टेढ़ा किया। तभी शैंपेन के ग्लास लिए एक आदमी इठलाता हुआ अपनी मोटी तोंद संभालते हुए उनके पास आया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, मेरा नाम विकास झवेरी है और मैं ज्वेलरी बिजनेस में हूँ। मैं अपने शोरूम के लिए एक फ्रेश चेहरा ढूंढ रहा हूँ और मेरे ख्याल से आप तीनों उसके लिए क्वालिफाइड है। ये बात सुनकर उस आदमी को शौर्य ने घर कर देखा और कहा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुझे ये लोग अच्छी लगी। अब तूने इनकी तारीफ तो की है और देख भी लिया है, अब अपनी मोटी तोंद पकड़कर इधर से फूट ले वरना इधर ही फट जाएगा। शौर्य की बदतमीजी भरी बात सुनकर उस मोटे आदमी को गुस्सा आया और वह बोला, बच्चे, तुझे तेरे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाए है क्या? तुम्हें पता नहीं बड़ों से कैसे बात करते हैं? तू खुद को बड़ा समझता है न, तो तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कैसे बात करते हैं? शौर्य ने उस आदमी को पलटकर जवाब दिया। वह आदमी आगे और कुछ बोलने वाला था कि उसे अचानक दिल में दर्द उठा और वह तुरंत अपना सीना पकड़कर हौंफते हुए अपनी गोलियां ढूंढने लगा। शौर्य ने उस आदमी को हिकारत भरी नजरों से देख और बोला, 100 बीमारियां लेकर घूमते हो और सपने अप्सराओं के देखते हो। इतना कहकर शौर्य तीनों लड़कियों को लेकर डाइनिंग सेक्शन में चला गया। वहां पर कई सारे टेबल लगे हुए थे। शौर्य ने एक टेबल पर बैठते हुए उन लड़कियों को अपने पास बिठा लिया। शौर्य का ये बिहेवियर बिल्कुल भी जेंटलमैन वाला नहीं था। इस बात से आर्या ने अपना मुंह फूला लिया। तो शौर्य तपाक से बोला, तुम्हारे लिए कुर्सी खींचकर बिठाने से क्या तुम मुझसे कल ही शादी करोगी? नहीं ना तो ऐसी फालतू बातों के लिए रूठा मत करो। ये लो इस बात पर एक छोटा सा गिफ्ट। ऐसा कहकर शौर्य ने एक नीले रंग का कंगन आर्या के हाथ में पहना दिया। तभी उसने देखा कि माया और कशिश उसे घूर रही थी, तो उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और 2 ब्रेसलेट निकाले और दोनों को पहना दिया। तभी शौर्य को अपनी तलवार की आवाज सुनाई दी। मास्टर, आप मुझे भूल तो नहीं गए? मुझे भी इस पार्टी में एंजॉय करना है, तो मुझे बाहर आने दो ना प्लीज, मैं आपको अपना पहला किस गिफ्ट में दूंगी। उसकी तलवार ये बातें बोहर ही मादक आवाज में बोल रही थी। इसे सुनकर शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए और वह बोला, मुझे
तुम्हारा किस नहीं चाहिए वो तुम अपने पास रखो, अगर तुम यहाँ बाहर आना चाहती हो तो आओ, पर मेरे आसपास बिल्कुल मत आना। इतना कहकर शौर्य ने तलवार को हॉल के एक कोने की तरफ छोड़ दिया। तभी उस कोने में एकदम सेक्सी ड्रेस पहने हुए बेहद खूबसूरत लड़की इठलाते बलखाते हुई हॉल में दाखिल हुई। उसके आते ही सारे ठरकी उसकी ओर लपक पड़े। इस वजह से इन 3 लड़कियों पर से लोगों का ध्यान हट गया। शौर्य अब रिलैक्स हो गया था। उसने उठकर एक जूस का ग्लास उठाया और उसे पीने लगा। तभी स्टेज पर एक होस्ट आती है और सभी का स्वागत करते हुए कहती है, आप सभी का इस पार्टी में स्वागत है। आज राठौड़ ग्रुप की ओर से संयोगिता राठौड़ हम सब के बीच आ चुकी है। प्लीज वेलकम ही ऑन द स्टेज। ये सुनकर हर कोई तालियां बजाने लगा। संयोगिता उसके नाम जैसे ही टैलेंट और खूबसूरती का शानदार मेल थी। उसने एक चमचमाता पार्टी गाउन पहना था जिस पर एक स्लिट बनी थी। इस वजह से उसकी सुंदर टांगे सभी का ध्यान उसी ओर खींच रही थी। कुछ बेशरम ठरकी लोग तो अपनी नजरें घुमा घुमा कर उसे घूर रहे थे। इस पार्टी में आया हर कोई किसी न किसी बड़े बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव था या उसका मालिक था, लेकिन इसके बावजूद उनके ठरकीपन ने तो हद कर दी थी। शौर्य को इसे देखकर सड़क पर लड़की छेड़ने वाले गुंडे इनसे ज्यादा शरीफ लगने लगे थे। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब कुछ बिजनेस वुमेन भी इनकी तरह हरकतें करते हुए नजर आए। इन सभी चीजों को देखकर शौर्य के माथे की नसें उभर आई थी। इधर स्टेज पर संयोगिता सभी के अपनी ओर से स्वागत कर रही थी, साथ ही साथ उसके साथ जुड़ने के लिए और बिजनेस करने के मौके इन लोगों को दे रही थी। तभी संयोगिता की नजर शौर्य पर पड़ी जो गुस्से से वहां से उठकर जा रहा था। उसके साथ 3 खूबसूरत लड़कियां भी जा रही थी। ये देखकर संयोगिता को उसका अपमान लगा। उसके सामने कोई कैसे उसकी बात सुने बिना जा सकता है। संयोगिता को अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसने अपना भाषण जैसे तैसे खत्म किया और अपने सीकर से कहकर शौर्य का पता लगवाया और सीधा उसके पास पहुंची। इस वक्त शौर्य गुस्से की वजह से पागल हुए जा रहा था। इस चक्कर में कोई उसके सामने आ जाए और वह उसे मार न दे, इसीलिए शौर्य इन ठरकी लोगों की पार्टी से बाहर निकल जाना चाहता था। मगर गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। शौर्य उस सिक्योरिटी वाले को पीटने वाला था, तभी संयोगिता की सेक्रेटरी दौड़कर आए और बोली, मिस्टर शौर्य, हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आप प्लीज रुक जाइए। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे ये समझ नहीं आया, पर उसने खुद को समझाते हुए वहां पर रुकने का फैसला लिया। तभी उसने संयोगिता की ओर देखा जो उसकी तरफ चलकर आ रही थी। संयोगिता ने आते ही शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड से कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने मेरी पार्टी में आकर मेरे स्पीच के समय उठकर जाने की हिम्मत कैसे की। संयोगिता की उटपटांग बात सुनकर शौर्य का सिर चकराया, पर उसने उसे समझाते हुए कहा, यह बिजनेस पार्टी कम और ठरकी लोगों की पार्टी ज्यादा लग रही थी। हर कोई आपको गंदी नजरों से देख रहा था और ऐसे लोगों के साथ आप हंसकर बातें कर रही थी, तो ऐसे पार्टी ठरकी लोगों के पार्टी में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं वहां से निकल आ गया। अगर आपको इस बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। शौर्य ने अपनी हर बात पूरे विनयपूर्णता के साथ संयोगिता को बोली। शौर्य की बात सुनकर संयोगिता के दिमाग में सिर्फ एक बात अटक गई, शौर्य ने इस पार्टी को ठरकी लोगों की पार्टी कहा था। संयोगिता का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पार्टी को ठरकी लोगों की पार्टी बोलो? अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। ये बात सुनकर शौर्य ने अपना माथा पीट लिया और एक छटाक की आवाज के साथ संयोगिता फर्श पर नजर आने लगी। संयोगिता की सिर्फ इतना याद था कि उसके आंखों के सामने अचानक अंधेरा हुआ और दूसरे वक्त वह जमीन पर पड़ी थी। संयोगिता का चेहरा सूजा चुका था। उसकी बेदाग खूबसूरती अब बिगड़ चुकी थी। उसका पूरा मेकअप उतर चुका था। उसके गाल दर्द करने लगे थे। तभी संयोगिता को एक आवाज सुनाई दी, हर बात को पूरा सुनना जरूरी होता है मैडम, मैंने आपसे चले जाने के लिए माफी मांगी थी और मैंने इस पार्टी में आए हर इंसान को तुम्हें हवस भरी नजरों देखते हुए देखा था, तो मैं उन लोगों पर नाराज था न कि तुम पर। अगली बार पूरी बात को समझकर भौंका करो। और रही बात मुझे घुटने पर बैठकर माफी मंगवाने की, तो तुम्हारा बाप भी मुझसे नहीं करवा सकता। बेवकूफ लड़की। इतना कहकर शौर्य गेट से बाहर आया और उसके सामने उसकी बुगाती वेरॉन खड़ी थी। शौर्य ने लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग करके गाड़ी चलाने लगा। संयोगिता अपना गाल पकड़कर वहीं पर बैठी रही। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसको झन्नाटेदार थप्पड़ शौर्य ने मारा था और वह उसे देख भी नहीं पाए। उसके लाइफ का सबसे बड़ा अपमान थी ये घटना। दूसरी तरफ शौर्य का दिमाग खराब होते जा रहा था। उसने फिर अपने गाड़ी को सड़क किनारे रोका और बाहर निकलकर उसने गहरी सांसें ली।
संयोगिता वापस पार्टी में आई, पर इस बार उसने खुद के चेहरे को कपड़े से ढककर रखा था। उसने आते ही सभी लोगों का ध्यान खींचते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक एंटीक कंपनी खोलूँ और मेरे एंटीक की प्राइस गीतांजलि एंटीक से 10% कम रहेंगे। मुझे अपना बिजनेस करने का रास्ता मिल गया है। जब लोगों ने ये सुना तो वे हैरानी से संयोगिता को देखने लगे, क्योंकि सभी को पता था कि गीतांजलि एंटीक के सामान बहुत ही यूनिक होते हैं और उन एंटीक की कोई और कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कोई सब्जी मार्केट नहीं था जहां सेम प्रोडक्ट के प्राइस अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ हर प्रोडक्ट अपने आप में ही खास होता है। संयोगिता की बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुम वह हर एंटीक अपने शोरूम में कर सकती हो जो गीतांजलि एंटीक में रखा हुआ है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूं, मगर एक बात बता दूं, गीतांजलि एंटीक का हर एक प्रोडक्ट जेन्युइन है और उन्हें प्रोफेसर वर्मा ने वैलिडेट किया है। संयोगिता ने ये बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, आपका मतलब कि शौर्य के एंटीक जैसी वस्तुएं हमें कहीं और नहीं मिलेंगी? उस आदमी ने अपना सिर नमे हिलाया और उसने देखा कि संयोगिता एकदम से कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रही थी और उसके चेहरे से ये साफ दिख रहा था। तो उस बुजुर्ग ने इसे कहा, 3 दिन पहले उसके शोरूम में 4 चोर घुस आए थे, मगर वे बाहर नहीं निकल पाए। जब सुबह शोरूम खोला तो पाया कि हर चोर का गला कटा हुआ था। तो भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम किसी को कहकर उसके यहाँ चोरी करवा सकती हो। ये बात सुनते ही संयोगिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी वह बुजुर्ग आदमी बोला, गीतांजलि एंटीक कभी भी मार्केट से एंटीक खरीदती नहीं है। ये सारे एंटीक उनके अपने हैं, तो तुम उसे मार्केट में आकर भी परेशान नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया अंकल, पर आज उसने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। संयोगिता ने दांत पीसते हुए कहा। वो बुजुर्ग आदमी उसे बोला, तुम ऐसा करने की कभी मत सोचना। आज शाम को ही उसने रायजादा फैमिली के बेटे का हाथ उखाड़ फेंका है और चौहान फैमिली के दोनों बाप बेटों के भी पैर तोड़कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। जब संयोगिता ने ये सुना तो उसने तुरंत अपना गाल पकड़ा और सोचा, तो क्या उसने मुझे हल्के से मारा था? थैंक गॉड मैं बच गई। संयोगिता भले ही शौर्य से बचने की बात पर खुशी माना रही थी, मगर उसके मन में बदले के लड्डू फूट रहे थे। दूसरी तरफ शौर्य उस पार्टी से बाहर आया और कशिश और आर्या पर चिल्लाते हुए बोला, आज के बाद ऐसी ठरकी पार्टी में अगर आने की कोशिश भी की तो मैं तुम दोनों को टांगे तोड़ दूंगा। अब चलो यहाँ से। इन अमीर लोगों ने ऐसे पार्टियों के नाम पर नंगा नाच करके रखा है, इसे ये बेवकूफ लोग बिजनेस गैदरिंग कहते हैं। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी को सीधे शहर के आउटस्कर्ट पर लोकेटेड एक ढाबे पर पहुंचा। वहां पर उनका बड़ी ही गर्म दिली से स्वागत किया। यहाँ पर आते ही शौर्य ने ढेर सारी वेजिटेरियन खाना मंगवाया और सभी लड़कियों के साथ मिलकर खाने लगा। दूसरी तरफ उसकी तलवार अभी भी उसी पार्टी में दारू और खाने का मजा ले रही थी। साथ ही में दर्जनों से भी ज्यादा लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। हर एक आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह जहां जहां जाती वहां पर आदमियों का आधे से ज्यादा लाइफ एसेंस छीन लेती थी। उसने आज लगभग सभी तरक्कियों की आधी से ज्यादा बची जिंदगी छीन ली थी। शौर्य इस बात से अनजान था। अगर उसे पता भी होता तो वह कुछ नहीं कहता, उल्टा उसे कहता कि इन लोगों की पूरी जिंदगी छीन लो। ढाबे पर खाना होते ही शौर्य और तीनों लड़कियां अपने अपने घर चली गई और शौर्य भी उसके घर लौट आया। घर पर आते ही उसने एक नया ड्रामा देखा, जिसे देखकर उसका सिर चकराने लगा था। अब क्या हुआ था शौर्य के घर पर? कोई परेशानी उसके घर उसका पीछा करते हुए आई थी क्या? क्या संयोगिता कोई साजिश रचेगी शौर्य के खिलाफ? क्या आज रात 3 बचे हुए राज्यों में भी कयामत आने वाली है? शौर्य अपने रक्षाबंधन के त्योहार पर क्या देगा सिया को? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहे। 73 नई मुसीबत गले पड़ गई। अग्निहोत्री मैंशन में जब शौर्य अंदर आया तो देखा जिया और प्रिया सिया के साथ बैठकर किसी बात पर झगड़ रही थी। जब शौर्य ने ध्यान से उन तीनों की बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। ये राखी मैं शौर्य को बांधूंगी क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ी हूं। प्रिया ने सिया के हाथ से राखी छीनते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये राखी खुद शौर्य ने दी है तो मैं ही इसे बांधूंगी। सिया ने भी इतराते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये राखी तो मैं ही बांधूंगी क्योंकि मैं शौर्य से हमेशा दूर रहती आ रही हूं। जिया ने भी अपनी ओर से कोशिश करते हुए कहा। तभी दीनानाथ बोले, ऐसा करो कि तुम शौर्य से और 2 राखियां मांग लो। क्यों अब इस बात पर झगड़ रही हो? तभी शौर्य थोड़ा खांसते हुए बोला, हाँ मैं तुम दोनों को भी वैसी ही राखियां से सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपने जेब से अलग अलग डिजीज की 2 राखियां उन दोनों के हाथ में दे दी। दरअसल बहनें भाई के लिए राखियां लेकर आती है, पर यहाँ भाई को ही अपने लिए बहनों को राखी देनी पड़ रही थी।
दोनों लड़कियों ने राखियों को लिया और शौर्य को धन्यवाद देते हुए वहां से निकलने लगी। तभी जिया बोली, और हमारे लिए वो ब्रेसलेट भी चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और 2 ब्रेसलेट निकालकर उनके हाथ में खुद बांध दिया। उसके बाद इस बार दोनों बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। दीनानाथ इसे देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे, मगर आज जो शौर्य ने किया है उसके बारे में सोचकर ही उन्हें डर लग रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि वे लोग शौर्य को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें तो डर इस बात का था कि शौर्य कहीं गुस्से में आकर उन्हें मार न डाले। तभी दरवाजे पर एक कार रुकने की आवाज आए और एक लड़की जिसने ब्लैक पेंसिल जीन्स पहनी थी और एक व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहना था, उसके कमर पर एक गन थी। वह किसी मॉडल की तरह चलते हुए आ रही थी। उसके पीछे एक बड़ी सी बग को उठाते हुए विराज अंदर आ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके मन में खुशी के लड्डू नहीं बम फूट रहे थे। उसने आते ही उस लड़की का इंट्रोडक्शन करते हुए कहा, दादाजी ये एसीपी इशिका जाधव है महाराष्ट्र से। ये भी मेरे साथ ही यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कुछ दिन यहाँ रहने की परमिशन दे दे। दीनानाथ ने मुस्कुराकर इशिका को देखा और मराठी में कहा, तिकडे महाराष्ट्रात सर्व कहीं ठीक आहे ना? मी याचा लहान आजोबा आहे, तू आजपासून इथे रही शकतेस, हे घर आपले समजून तू इथे रहा, आम्हाला काही प्रॉब्लम नाही। इशिका ने भी उनको धन्यवाद दिया और वहां से विराज के साथ चली गई। जाते वक्त उसने एक नज़र शौर्य को देखा तो शौर्य ने उसे मुस्कुराकर पैर छूने की एक्टिंग करते हुए नमस्कार किया। ये देखकर इशिका अचानक लड़खड़ा गई। उसे शौर्य की हरकत बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन आगे जो विराज चल रहा था वह उसे दांत पीसते हुए देख रहा था। शौर्य भी उठकर सोने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही वह अपने बेड पर लेटने वाला था उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने विराज एक तकिया और एक रजाई लेकर खड़ा था। शौर्य ने उसे देखकर एकदम ठंडेपन से कहा, तुम मेरे पास नहीं सो सकते, किसी और कमरे में चले जाओ। इतना कहकर शौर्य दरवाजा बंद करने ही वाला था कि विराज ने अपना पैर दरवाजे में फंसाया और शौर्य के हाथ के नीचे से अंदर चला गया। उसने तुरंत उस बड़े से बेड का एक कोना पकड़ा और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे आज तुम्हारे साथ ही सोना है। मैं तुम्हारे कमरे में ज्यादा जगह नहीं चाहता, बस थोड़ी जगह दे दो। विराज छोटा मुंह बनाकर रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर शौर्य अच्छे से जानता था कि वह इस पर नजर रखने यहाँ इस कमरे में आया है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तुम यहाँ पर सो सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुमने अगर मुझे सोते वक्त जरा भी टच किया तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हाँ बाबा, फेंक देना, अब मुझे यहाँ पर सोने दो। इतना कहकर विराज ने रजाई अपने मुंह पर ओढ़ ली और सो गया। शौर्य भी बेड पर लेट गया, लेकिन वह सोया नहीं। बहुत देर तक शौर्य करवटें बदल रहा था, मगर वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी तलवार को बुलाया। अगले ही पल उसकी तलवार उसके सामने थी, मगर लड़की के रूप में। शौर्य ने उसे पलक झपकते ही अपने अंदर ले लिया और अपने मन में बोला, तुमसे मुझे शराब की इतनी गंध क्यों आ रही है और तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम पहले से ज्यादा अलग दिख रही हो। तभी तलवार बोली, मैं तो बस पार्टी कर रही थी और लोगों का मन बहला रही थी। क्या तो तुम कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने बाहर आती हो? शौर्य ने झट से सवाल पूछा। नहीं मास्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तभी सिस्टम बोली, होस्ट ये बाहर जाकर उन लोगों के लाइफ एसेंस को सोख लेती है, जिससे इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये अधिक जवान नजर आने लगती है। क्या तो ये एक वैम्पायर टाइप आत्मा है? शौर्य ने चौंक कर पूछा। नहीं मास्टर, मैं वैसी आत्मा नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनका लाइफ एसेंस ले लेती हूँ। ये एक तरह से उस इंसान की लाइफ एनर्जी होती है और ये बाद में वापस आ जाती है। ओह तो ये बात है। क्या तुम मेरा भी लाइफ एसेंस ले सकती हो? तलवार बोली, बिल्कुल नहीं मास्टर, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद मारी जाऊंगी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात अच्छे से याद रखना कि तुम किसी भी मासूम को कभी परेशान नहीं करोगी। शौर्य ने एक समाधान की सांस ली और उसे समझाया। जी मास्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। तभी शौर्य ने देखा कि विराज सच में सो गया था, तो उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उस पर खड़ा हुआ। तभी एक परछाई उछलकर उसको पकड़कर उसके शरीर से लटक गई। जब शौर्य ने ये देखा तो वह हैरानी से खुद को लटकते हुए विराज को देख रहा था। विराज के सिर में तेज घंटियां बजने लगी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, विराज तुम्हारी ये हरकत अभी तुम्हारी जान ले सकती थी। तभी विराज जो उसके कमर को पकड़कर लटक रहा था वह बोला, भले मेरी जान जाए लेकिन मैं तुमसे चिपका ही रहूंगा। फिर तुम कुछ भी कहो। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तो तुम सच में नहीं डरते ना? तो ठीक है, चलो फिर मैं आज तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ।
इतना कहकर शौर्य ने विराज को अपने पीछे खड़ा किया और तलवार को ऊपर आसमान की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में वे दोनों हजारों मीटर ऊपर पहुंच चुके थे। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम थी तो विराज को तकलीफ होने लगी, तो शौर्य ने अपने चारों ओर एक बैरियर बनाया और उस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और जो हवा का दबाव विराज पर बन रहा था वह कम हो गया। शौर्य ने फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वह सीधा पंजाब राज्य की ओर चला गया। सिस्टम ने शौर्य के सामने एक मैप दिखाया था जिसमें हर उस आतंकवादी को लोकेशन था जो उस बेस से संबंधित थे। शौर्य को इस बार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी क्योंकि आज हर आतंकवादी अलग अलग जगहों पर था। शौर्य जब पहले बेस पर पहुंचा तो उसने पहले विराज को नीचे उतार दिया, फिर अपनी तलवार को हाथ में पकड़ लिया। वह चलते हुए बेस के अंदर चला गया। इस वक्त बसे पर बस कुछ ही लोग थे। शौर्य ने भी बिना वक्त गवाए उन सभी को नर्क की आग में झुलसा दिया और पूरा बेस राख करके वह बाहर आ गया। उसके बाद जब वह आसमान में पहुंचा तो उसने अपने स्टोरेज रिंग से उस दिन उठाई हुई राइफल निकाली और बोला, सिस्टम सारी स्नाइपिंग स्किल ट्रांसफर कर दो। होस्ट सारी स्नाइपिंग स्किल्स कॉपी हो चुकी है। ये नोटिफिकेशन सुनते ही शौर्य ने स्नाइपर राइफल को कंधे से एडजस्ट करते हुए उसे पकड़ लिया और निशाना लगाकर गोली चला दी। बूम के आवाज के साथ वह गोली सीधे जाकर एक आदमी के सिर को एक तरबूज की तरह फोड़कर वहां से निकल गई। इस वक्त उस आदमी के पास कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने जब ये देखा तो वह लोग डरकर यहां वहां भागने लगे। इसी तरह शौर्य हवा में ही खड़े रहकर इन आतंकवादियों की चुन चुनकर मारे जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वे दोनों पंजाब बॉर्डर एरिया में पहुंच गए। बॉर्डर पर शौर्य ने एक बेस को निशाने पर लिया और सीधा कूदकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो वह पूरी तरह से खून से नहाया हुआ था। शौर्य को इस हालात में देखकर विराज थर-थर कांपने लग था। इस वक्त शौर्य के आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने तुरंत तलवार को हरियाणा के बेस की ओर जाने का आदेश दिया। अगले ही पल शौर्य और विराज बेस के ऊपर थे। विराज ने अंदर की ओर देखा तो उसकी आंखें फैल गई थी। इस बेस पर कई सारी मासूम लड़कियों को बंधक बनाया गया था और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसे देखकर मानो शौर्य का गुस्सा चौथे आसमान तक पहुंच गया था। उसने विराज को तलवार पर खड़े रहने दिया और बिना हथियार के अंदर घुस गया। शौर्य के सामने कई सारे आतंकवादी बंदूक लेकर उसकी ओर बढ़े और उस पर गोलियां बराने लगे, लेकिन शौर्य को एक भी गोली नहीं लगी। शौर्य ने अपने हाथ फैलाए और उसके हाथ के नाखून लंबे हो गए मानो किसी शेर के पंजे हो। शौर्य ने अपने सामने वाले आतंकी को एक ही वार में चीर फाड़ दिया। उसके बाद वह किसी शेर की तरह उन लोगों पर झपटा और उन्हें अपने हाथों से फाड़ने लगा। इस वक्त शौर्य साक्षात नरसिंह भगवान की तरह लग रहा था। शौर्य का ऑरा बेहद डरावना लग रहा था। शौर्य किसी पागल शेर की तरह इन लोगों को फाड़े जा रहा था। पूरा बेस खून और लाशों से भर गया था। वह लड़कियां जिन्हें कैद किया था उन्होंने भी देखा था कि कैसे इन लोगों को शौर्य ने मार दिया था। जब सभी लोग मरे गए विराज तलवार के साथ नीचे आ गया। ये शौर्य ने ही क्या था। विराज ने नीचे आते ही सारा नजारा करीब से देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, भाई अब इन लड़कियों को हमें एक सुरक्षित जगह भेजना पड़ेगा। तभी एक लड़की रोते हुए बोली, सर आपने हमें बचा तो लिया लेकिन हम समाज में अपना सिर उठाकर जी नहीं सकेंगे। इन जानवरों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हम अब कहीं के नहीं रहे तो अब हम सब चैन से अपनी आखिरी सांस ले सकते हैं। ये बात सुनकर शौर्य का दिल दहल गया और कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें खुद को मारने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें इस समाज में जीने के लिए कुछ सोचने की जरूरत है। मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह भेजूंगा जहां सिर्फ तुम लोग रहोगी। पहले तुम ये कपड़े पहन लो। इतना कहकर शौर्य ने उन्हें वहीं पर से कपड़े ढूंढ कर दिए। लड़कियों ने कपड़े पहने तब तक शौर्य ने माया से टेलीपैथी से संपर्क किया और उसे डायमेंशन में बुला लिया। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ हवा में लहराया और सारी लड़कियां वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर भी विराज चुपचाप खड़ा था। उसके बाद शौर्य विराज को लेकर फिर से स्नाइपिंग करने चला गया। लगभग रात के 12 बजे तक पूरा हरियाणा खाली हो चुका था। उसके बाद शौर्य ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ठिकानों को निशाना बना दिया। रात के 2 बजे वे दोनों कश्मीर पहुंच चुके थे। कश्मीर में आते ही शौर्य ने जो देखा उससे उसका सिर चकराने लगा। ऐसा क्या देखा शौर्य ने कश्मीर की वादियों में? अब क्या होने वाला है आगे? कौन सा कदम शौर्य उठाने वाला है? क्या शौर्य इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या फिर कोई उसे रोकने पहुंच जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहे।